हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ भी रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका होस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें कि हम लोगों ने बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था। फिर हम लोगों ने हाथी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ा था, जो कि 1992 में हुआ था। रेनोसेरस प्रोजेक्ट की बात करें, रेनो प्रोजेक्ट की बात करें तो 1987 में स्टार्ट हुआ था। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था गिर सिंह परियोजना 1972 में। इसके बाद कौन कौन सी परियोजनाएं हम लोगों को पढ़नी है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उस पर हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले यहां पर आप ध्यान दीजिएगा किसका, कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मगरमच्छ परियोजना। कौन सी परियोजना? मगरमच्छ परियोजना। मगरमच्छ, ठीक है ना। मगरमच्छ या फिर आप इसको बोलते हैं घड़ियाल परियोजना। मगरमच्छ या फिर आप क्या बोलते हैं, घड़ियाल परियोजना। मगरमच्छ या फिर आप क्या बोलते हैं, घड़ियाल परियोजना। तो सबसे पहले इस परियोजना की शुरुआत कहां से होती है? इस परियोजना की शुरुआत होती है 1975 में। 1975 में कौन करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से, की सहायता से उड़ीसा, उड़ीसा के तिकरापाड़ा, उड़ीसा के तिकरापाड़ा, उड़ीसा के तिकरापाड़ा, यूएनडीपी की सहायता से उड़ीसा के तिकरापाड़ा स्थान से, तिकरापाड़ा स्थान से क्या होती है, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल परियोजना की शुरुआत होती है। कब? 1975 में, 1975 में। तो ध्यान रखिएगा कब आई ये परियोजना, 1975 में, 1975 में आई। यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना, एक नंबर आपका यहां से बनता है। क्वेश्चन आपका पूछेगा कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां है, तो आप बताएंगे कि यूएनडीपी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर ये है कहां पर, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहां पर है? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहां पर है? यूएसए में। अच्छा, क्वेश्चन और एक बनेगा कि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर, हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे बसा शहर, किनारे बसा शहर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इस सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स यानी कि गगन चुंबियों, गगन चुंबियों, गगन चुंबियों इमारतों का शहर, गगन चुंबी इमारतों का शहर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं गगन चुंबी इमारतों का शहर, गगन चुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं, इमारतों का शहर। किसे बोलते हैं आप? ये बोलते हैं न्यूयॉर्क को, ठीक है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ शहर। मगरमच्छ की बात करें, घड़ियाल की बात करें, तो मगरमच्छ या घड़ियाल का जो प्राकृतिक आवास है, यानी कि जहां पर ये मिलने वाला है, मगरमच्छ या घड़ियाल का जो प्राकृतिक आवास है ये कहां पर है? ये मिलता है चंबल नदी। ये क्या है? चंबल नदी। घड़ियालों का, मगरमच्छों का जो प्राकृतिक आवास है ये कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं चंबल नदी में। प्राकृतिक निवास, प्राकृतिक आवास मिलेगा और भी कहीं पर, लेकिन प्राकृतिक आवास की बात कर रहे हैं तो कहां है? चंबल नदी में। कहां पर है? चंबल नदी। और चंबल नदी ये किसकी सहायक नदी है बेटा? ध्यान रखिएगा, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। गॉट इट? यमुना की ये क्या है? सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, याद रहेगा। तो मगरमच्छ या घड़ियाल जो प्राकृतिक आवास रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? चंबल नदी में। और चंबल नदी कहाँ किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, याद रहेगा। ओके, अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं चंबल की। किसकी बात कर लेते हैं? चंबल नदी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे इसका उद्गम, सबसे पहले आप कहेंगे कि उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम आप बताना है कि ये चंबल नदी का उद्गम होता है विंध्य रेंज में स्थित जाना पाओ पहाड़ी से। कहां से है? जाना पाओ पहाड़ी से। उद्गम की बात कर रहे हैं, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका उद्गम होता है विंध्य रेंज, विंध्य
रेंज, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य रेंज की जाना पाओ पहाड़ी से। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मोह डिस्ट्रिक्ट, है ना, यहां पर एक मोह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मोह, है ना, कभी कभी लोग महू भी बोलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा विंध्य रेंज की जाना पाओ पहाड़ी से इसका उद्गम होगा। और एंड कहां पर हो जाएगा, अंत कहां पर हो जाएगा, तो अभी आपने जस्ट पीछे स्लाइड में देखिए क्या देखा था कि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, तो जिसकी सहायक नदी होती है उसी में क्या होता है, एंड होता है। यमुना की सहायक नदी तो किस में एंड होगा, यमुना में होगा, लेकिन कोई स्पेशल प्लेस या स्थान कहां पर है जहां पर एंड होती है, तो आप कहेंगे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, यूपी के इटावा शहर के समीप, यूपी के इटावा शहर के समीप, ठीक है ना, यूपी के इटावा शहर के समीप इसका एंड हो जाता है, कहां पर, यमुना नदी में, यूपी के इटावा शहर के समीप यमुना नदी में, ठीक है ना। अब देखिए जो नदी है निकलती है एमपी से और एंड होती है यूपी में, तो और भी क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां ये जाती है, जहां पे इसका फ्लो होता है, तो आप कहेंगे यस, एमपी के बाद ये जाती है राजस्थान, एमपी के बाद ये कहां जाती है, राजस्थान जाती है, और राजस्थान के बाद ये फिर कहां पहुंचती है, राजस्थान के बाद ये पहुंचती है यूपी में, और यूपी में इटावा शहर के समीप ये यमुना नदी मिल जाती है। अब हमारी बात सुनिएगा, राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं ये वर्ष भर नहीं बहती हैं, ये गर्मियों के समय पर सूख जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है, और यहाँ पर पानी की मात्रा जब कम होगी तो नदियों में भी क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा कम होने से नदियां भी सूख जाएंगी। लेकिन जो चंबल नदी है ये राजस्थान की एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। तो मैं कह सकता हूं चंबल नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान की एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, राजस्थान की एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी, राजस्थान की एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी का नाम बताना है, तो क्या बताएंगे, चंबल नदी। क्या बताएंगे, चंबल नदी। चंबल नदी जानी जाती है घड़ियालों के लिए, चंबल नदी जानी जाती है घड़ियालों के लिए, और चंबल नदी में राजस्थान में बना हुआ है क्या, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अब आपसे पूछेगा कि चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में किसको संरक्षण दिया गया है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, चंबल वन्यजीव चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में किसको संरक्षण दिया गया है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में किसको संरक्षण दिया गया है, तो आप बताएंगे मगरमच्छ को। कहां पर है ये, राजस्थान में, कहां पर है ये, राजस्थान में, ठीक है ना, कहां पर है ये, राजस्थान में। चंबल नदी फेमस है किसके लिए, बीहड़ भूमि के निर्माण के लिए, बीहड़ भूमियों का निर्माण। यहाँ पर क्या है, बीहड़ भूमियां बहुत हैं इसके घाटी में, तो क्या करती है, बीहड़ भूमियों का निर्माण करती है, रेवाइन बेडलैंड काटती है, ऊंचे ऊंचे यहाँ पर कटान होने पर। आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, आपने मूवी देखी होगी बैंडिट क्वीन, पूनम बैंडिट क्वीन, है ना, तो वहां पर आपने देखा होगा कि चंबल नदी के किनारे ही इनके आसपास क्षेत्र रहा करते थे, और चंबल नदी में क्या है, बीहड़ भूमियां हैं, क्या है, बीहड़ भूमि है, रेवाइन बेडलैंड है। बीहड़ भूमियां किसके लिए फेमस है, बीहड़ भूमियां फेमस है डकैतों के लिए, किसके लिए फेमस है, डकैतों के लिए। यहाँ पर डकैत आसानी से अपना क्या कर लेते हैं, अपना निवास बना लेते हैं, तो डकैतों के लिए फेमस, डकैतों के लिए फेमस। मैंने आपको बताया ना, पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन यहाँ पर बहुत आसानी से रह लिए हैं। बीहड़ भूमियों का निर्माण। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चंबल है इस पर बना हुआ एक जलप्रपात जो कि बहुत फेमस है, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, जिसका नाम क्या है, चुलिया। नाम क्या है, चुलिया। भैया ला है बीच में, ध्यान रखिएगा, चुलिया, ठीक है ना, चुलिया। और ये जो चुलिया है ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। चुलिया कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके बाद इस पर बने हुए हैं बांध, या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। कौन कौन से हैं, जैसे कि नाम आता है किसका, नाम आता है गांधी सागर का। किसका नाम आता है, गांधी सागर। ध्यान दीजिएगा, गांधी सागर किस पर है, चंबल नदी पर है। फिर आता है जवाहर सागर। जवाहर सागर किस पर है, जवाहर सागर भी है चंबल नदी पर। फिर नाम आता है किसका, राणा का। राणा सागर ये किस पर है, चंबल नदी पर है। और आपसे पूछता है कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कोटा। कोटा राजस्थान में है ना, कोटा राजस्थान में। एक कोटा है और एक है सवाई माधोपुर।
कोटा है और एक क्या नाम है, सवाई माधोपुर। ये राजस्थान के दो इंपॉर्टेंट सिटी हैं, कोटा और सवाई माधोपुर। ये कहाँ बसे हैं, ये किस नदी किनारे बसे हैं, तो आपको बताना है ये जो नदी है इसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के किनारे बसे शहर, चंबल नदी के किनारे बसे शहर, चंबल नदी के किनारे बसे शहर है, बसे शहर, चंबल नदी किनारे बसे शहर हैं कौन से, ये आपके कोटा और सवाई माधोपुर। यहां पर देखिएगा गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर और एक नाम और आप ले लीजिएगा कोटा बैराज, एक नाम और ले लीजिएगा कोटा बैराज। ये किस नदी पर बने हुए बांध हैं, ये चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं। और यदि बात करें हम लोग गांधी सागर की, तो गांधी सागर है एमपी में, गांधी सागर कहां पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में बना है। जबकि जवाहर सागर, राणा सागर और कोटा बैराज ये सब कहां हैं, ये सब है राजस्थान में, ये सब कहां हैं, राजस्थान में है, चंबल नदी पर बने हुए हैं। चंबल किसके लिए फेमस हो गई, चंबल फेमस हो गई मगरमच्छों के लिए, घड़ियालों के लिए। क्या और भी हैं घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र, तो आप कहेंगे यस, घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र और भी हैं। तो यहां पर नाम लिख लेते हैं घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र। एक नाम आपने देखा, एक नाम आपने देखा, कौन सा नाम था, एक नाम था बेटा ध्यान से देखिएगा, एक नाम था घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र में, एक नाम था चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में था। अब जितने भी हैं हम लोग उड़ीसा में ले लेते हैं। उड़ीसा में तीन इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर क्या किया गया है, जहां पर मगरमच्छों को संरक्षण दिया गया है। तो उड़ीसा में एक जगह है भीतरकनिका, भीतरकनिका। दूसरी कौन सी है, दूसरी है सतकोशिया, दूसरी कौन सी है, शतकोशिया, सतकोशिया। और तीसरी कौन सी है, तीसरी है नंदन कानन, तीसरी कौन सी है, नंदन कानन। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में भीतरकनिका, शतकोशिया और नंदन कानन फेमस घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र है। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में वो तो है ही, ये अलग से आपको ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कहां पर, इसके बाद हम लोग चलते हैं कछुआ परियोजना पर। किस पर चलते हैं, कछुआ परियोजना पर। कछुआ को बचाएंगे, अब किसको बचाएंगे, कछुए को बचाएंगे। कछुआ परियोजना, कछुए को आप बोलते हैं टर्टवाइज, और यदि आप शॉर्ट बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, इसको टर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्टल। कछुआ परियोजना यानी कि टर्टल प्रोजेक्ट, टर्टल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब पहले हम लोग यहां पर देखते हैं जो कछुआ परियोजना है ये किसके लिए चलाई गई थी। तो यहां पर एक स्पेशल कछुए की प्रजाति है जिसके लिए चलाई गई थी, कछुए की विशेष प्रजाति। ध्यान दीजिएगा, कछुए की विशेष प्रजाति, कछुए की विशेष प्रजाति। अब नाम क्या है उसका, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कछुए की विशेष प्रजाति जिसका नाम है ओलिव रिडले। क्या नाम है, ओलिव रिडले। ये ओलिव रिडले कहाँ की है प्रजाति, ओलिव रिडले कछुए की कहाँ की प्रजाति है, तो ओलिव रिडले जो है ये दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है, साउथ अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति, दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति, दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। दक्षिण अमेरिकी कछुए की क्या है, ये प्रजाति है, याद रहेगा। दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है ओलिव रिडले। ये जो ओलिव रिडले है दक्षिण अमेरिका से इतनी लंबी दूरी तय करके भारत में सर्दियों में, कब, सर्दियों में, सर्दियों में, सर्दियों में, ध्यान दीजिएगा, सर्दियों में भारत में, सर्दियों में भारत में अपने घोंसले बनाने, सर्दियों में भारत में अपने घोंसले बनाने, अपने घोंसले बनाने, या आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं प्रवास करने, जिसको आप हनीमून बता देंगे, घोंसले बनाने या फिर कह देंगे प्रवास करने के लिए, प्रवास करने के लिए, प्रवास करने के लिए पूर्वी तटों पर आ जाते हैं, पूर्वी तटों पर पहुंचते हैं। सुनिएगा ध्यान से, पूर्वी तटों पर ये क्या होते हैं, पहुंचते हैं, पूर्वी तटों पर ये क्या होते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है ना, पूर्वी तटों पर पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। ओलिव रिडले जो कि दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है, ये प्रति वर्ष, पर ईयर, पर ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष, ठीक है ना,
प्रतिवर्ष सर्दियों में भारत में ये अपने घोंसले बनाने या प्रवास करने के लिए पूर्वी तटों पर पहुंचते हैं। पूर्वी तट समझ गए हैं, जैसे कि हम लोग यदि दक्षिण भारत ये वाला भाग देखें तो ये क्या है, ये है पश्चिमी तट और ये क्या है, ये है पूर्वी तट, है ना। इधर है आपका अरब सागर, इधर क्या है अरब सागर, और इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, है ना। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बीओबी, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या है, ये है आपके पूर्वी तट और ये क्या है पश्चिमी तट, ये क्या है पश्चिमी तट, समझ गए हैं। अब देखिए पूर्वी तटों में भी स्पेशली ये कहाँ पहुंचता है, पूर्वी तटों में भी स्पेशली ये पहुंचता है उड़ीसा। कहाँ पहुंचता है, उड़ीसा, उड़ीसा पहुंचता है और यहाँ पर इसका शिकार कर लिया जाता है। उड़ीसा में पहुंचने से पहले इसका शिकार कर लिया जाता है। उड़ीसा में पूर्वी तटों पर पहुंचते ही इसका शिकार कर लिया जाता है। क्यों शिकार किया जाता है, क्योंकि कछुए से बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयों का निर्माण होता है, औषधि का निर्माण होता है। तो जब इसका शिकार होने लगेगा तो इसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और किसी भी जीव की पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या कम होने का मतलब है कहीं ना कहीं आहार श्रृंखला में क्या होना, आहार श्रृंखला में कहीं ना कहीं असंतुलन स्थापित हो जाना, जिससे कि जीवन के लिए क्या है संकट है। तो आप ध्यान देंगे कि ओलिव रिडले जो कि दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है, इसको बचाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा ओलिव रिडले को बचाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य कह दें, भीतरकनिका से चलाया गया प्रोजेक्ट, चलाया गया कार्यक्रम या चलाई गई परियोजना या चलाया गया प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कछुआ परियोजना। कब चलाया गया, 1975 में, 1975 में। स्पेशली किसको बचाने के लिए, ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए, ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए। यहाँ पर एक नाम आता है भीतरकनिका, देख रहे हो ना आप। भीतरकनिका जो है यहाँ पर किसको संरक्षण दिया गया है, भीतरकनिका में आपने देखा था घड़ियाल को भी संरक्षण दिया गया है और भीतरकनिका में आपने देखा कि ओलिव रिडले यानी टर्टल को भी संरक्षण दिया गया है, कछुए को भी संरक्षण दिया गया है। भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य या भीतरकनिका आर्द्र भूमि या भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है, तो आप कहते हैं उड़ीसा में। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है, उड़ीसा में। भीतरकनिका के अंदर एक जगह है, जिसका नाम है गहिरमाथा। भीतरकनिका के भीतरकनिका के अंदर एक जगह है गहिरमाथा, और गहिरमाथा वाले स्थान पर ही कछुए क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। गहिरमाथा वाले स्थान पर ही क्या करते हैं, कछुए प्रजनन करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कछुओं का प्रजनन स्थल। क्या बोलते हैं, कछुओं का प्रजनन स्थल, कछुओं का प्रजनन स्थल। यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर अपने घोंसले बनाते हैं, यहीं पर प्रवास करते हैं। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं कछुओं का प्रजनन स्थल। किसको, गहिरमाथा को। गहिरमाथा कहाँ है, उड़ीसा में। गहिरमाथा कहाँ है, उड़ीसा में। गहिरमाथा दो नदियों के संगम पर है। गहिरमाथा दो नदियों के मुहाने पर है, दो नदियों के मुहाने पर, दो नदियों के मुहाने पर, दो नदियों के मुहाने पर स्थित। और दो नदियां कौन सी हैं, दो नदियां कौन कौन सी हैं, तो दो नदियों को आप याद रखिएगा। एक है ब्राह्मणी और दूसरी क्या है, बैतारणी। ब्राह्मणी एवं बैतारणी। दूसरी कौन सी है, बैतारणी। ब्राह्मणी, दूसरी कौन सी है, बैतारणी। एक है ब्राह्मणी, दूसरी कौन सी है, बैतारणी। ब्राह्मणी और बैतारणी दो नदियों के संगम पर है, कौन है, गहिरमाथा। तो ये हो जाती है कछुआ परियोजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद एक नाम आपने सुना होगा, गिद्ध। हम लोग परियोजना की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जरा हम लोग कर लेते हैं, याद आ गया है। गिद्ध को आप कहते हैं वल्चर। गिद्ध को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, वल्चर कहते हैं। गिद्ध को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, वल्चर कहते हैं, वल्चर। और गिद्धों की संख्या का निरंतर घटते जाना, ये भी हमारे पारिस्थितिक
संतुलन के लिए या पारिस्थितिक असंतुलन की क्या है, संकेत है। मतलब गिद्धों की संख्या का इतना तेजी से नहीं घटना चाहिए। क्यों नहीं घटना चाहिए? क्योंकि जो गिद्ध यानी कि वल्चर होते हैं, ये क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्या हैं? स्कैवेंजर्स आप उन्हें कहते हैं मृत जंतुओं को खाकर, मृत जंतुओं को खाकर, मृत जंतुओं को खाकर प्रकृति की सफाई का काम, मृत जंतुओं को खाकर प्रकृति की सफाई का काम, प्रकृति की सफाई का काम करते हैं। कौन? गिद्ध। गिद्ध ऐसे जंतु हैं जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि मृत जंतुओं की संख्या बढ़ती रहेगी, यदि उनकी सफाई नहीं हुई, तो प्रकृति में क्या हो जाएगा, प्रकृति में गंदगी हो जाएगी, प्रकृति गंदी हो जाएगी। तो गिद्ध जो हैं ये मृत जंतुओं को खाकर प्रकृति को साफ रखने का काम करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकृति का मेहतर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी, या प्रकृति का इनको क्या कहा जाता है, मेहतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहतर कहा जाता है। गिद्धों की संख्या के लगातार घटने का जो सबसे बड़ा रीजन है, इनकी संख्या का लगातार घटना, संख्या का लगातार घटना, संख्या का लगातार, संख्या का लगातार घटना। इसका कारण क्या है? लगातार घटना इसका कारण है डिक्लोफेनॉक सोडियम दवा। कौन सी दवा? डिक्लोफेनॉक सोडियम दवा। ध्यान दीजिएगा, डिक्लोफेनॉक, डिक्लोफेनॉक सोडियम दवा। ये डिक्लोफेनॉक सोडियम जो दवा है, ये क्या करती है? डिक्लोफेनॉक सोडियम जो है ये पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है। डिक्लोफेनॉक सोडियम जो है ये क्या है? पशुओं को, पशुओं को पशुओं को दी जाने वाली, पशुओं को दी जाने वाली, दी जाने वाली, दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक, पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक दवा, पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है। पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा है। यदि इस दवा का इस्तेमाल करते हुए पशुओं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यदि इस दवा का इस्तेमाल करते हुए पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो यह दवा पशुओं के अंदर रह गई और मृत पशुओं को या मृत जंतुओं को क्या किया गया? गिद्ध के द्वारा अपने भोजन के रूप में प्रयोग किया गया। यह दवा कहाँ पहुंच गई? यह दवा गिद्ध के शरीर में पहुंच गई। जब गिद्ध के शरीर में पहुंच जाती है तो गिद्ध के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये जो है ये प्रभावित करती है किसको? किडनी को। गिद्ध की किडनी, गिद्ध की किडनी पर हानिकारक प्रभाव, गिद्ध की किडनी पर क्या डालती है? हानिकारक प्रभाव डालती है, जिससे कि गिद्धों की संख्या क्या होती जा रही है? निरंतर कम होती जा रही है। गिद्ध की किडनी पर हानिकारक प्रभाव डालती है, जिससे गिद्धों की संख्या निरंतर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये हो जाता है गिद्धों की संख्या लगातार घटने का रीजन। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हांगुल परियोजना की। किसकी बात करते हैं? हांगुल परियोजना की बात करते हैं। हांगुल परियोजना, आपने हांगुल का नाम इससे पहले भी कई बार सुना है और कई बार इसका नाम मैं ले चुका हूं, तो आपको याद रहना चाहिए हांगुल परियोजना, ठीक है ना? आपको याद होना चाहिए हांगुल क्या है। तो हांगुल को हम लोग कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। हांगुल को हम लोग कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। और ये J&K का क्या है? ये J&K का राजकीय पशु है। J&K का क्या है? राजकीय पशु है। और हांगुल को जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ध्यान दीजिएगा, ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो आईयूसीएन जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, ये क्या करता है? ये संकटाग्रस्त जीवों की या संकटापन्न प्रजातियों की लिस्ट बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट कौन बनाता है? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है कौन? आईयूसीएन। और ये जो हांगुल है, हांगुल आईयूसीएन की संकटाग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट में है। हांगुल किसमें है? हांगुल संकटाग्रस्त जीव जो कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। ठीक है, तो हांगुल को बचाने के लिए जे एंड के सरकार द्वारा हांगुल को बचाने के लिए सरकार द्वारा 1970 में 1970 में क्या चलाया गया? 1970 में हांगुल परियोजना चलाई गई। और ये जो दाचीगम या दाचीग्राम जगह है, दाचीगम नेशनल पार्क, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हांगुल का घर कहते हैं। यहीं पर हांगुल को क्या किया गया? संरक्षित किया गया। हांगुल का घर, हांगुल का क्या कहा गया? इसको घर कहा गया। हांगुल का घर कहते हैं इसको। और यहीं पर इसको क्या किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया है, या हम लोग कह सकते हैं दाचीगम नेशनल पार्क में ही क्या की गई? हांगुल परियोजना चलाई गई। इसके बाद आता है कस्तूरी मृग। क्या आता है? कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक है ना। जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग, इसके अंदर एक कस्तूरी मिलती है। कस्तूरी मृग जो है इसके अंदर क्या मिलती है? कस्तूरी मिलती है। कस्तूरी है ना, कस्तूरी एक पदार्थ है। और याद रखिएगा जो कस्तूरी है इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दोहा भी बोलते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, है ना। कस्तूरी मृग के कुंडली में ही बसी होती है, मतलब मृग के अंदर ही बसी होती है। तो कस्तूरी मिलती किस में है? नर मृग में मिलती है। किससे मिलती है? नर मृग में। मादा मृग में नहीं मिलेगी। किससे मिलती है? नर मृग में मिलती है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, औषधि के रूप में, औषधि एवं सौंदर्य, या हम लोग कह सकते हैं प्रसाधन। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, सौंदर्य या फिर कह सकते हैं प्रसाधन पदार्थों के निर्माण में, पदार्थों के निर्माण में। तो इसका क्या हो रहा है? इसका बहुत अधिक शिकार हुआ। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए कस्तूरी परियोजना चलाई गई, कस्तूरी मृग परियोजना चलाई गई पदार्थों के निर्माण में। ठीक है ना, कस्तूरी मृग परियोजना। और ये कब चलती है? 1970 में, 1970 में ये परियोजना चलाई जाती है। और इसकी जो लोकेशन है, कहाँ पर मिलता है? लोकेशन कहाँ मिलता है? ये मिलता है सिक्किम में। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? दार्जिलिंग में। ये कहाँ मिलेगा? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है ना, तो ये हो जाते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहां पर ये कस्तूरी मृग मिलता है। अब लास्ट में आता है लाल पांडा। लाल पांडा परियोजना, बस याद रखिएगा लाल पांडा जो है परियोजना, ये कब चलती है? लाल पांडा परियोजना की शुरुआत होती है 1996 में। कब होती है? 1996 में। तो ये कुछ आपकी क्या हो जाती हैं? ये कुछ आपकी वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हो जाती हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने दोनों में मिलकर अपने लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अच्छे से पढ़ लिया। आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप अपने डाउट को ज़रूर पूछिए। आपके डाउट्स को जल्दी से जल्द दूर कराया जाएगा, यानी कि आपकी शंका को जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।